Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying accounting terminology और accounting terms. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आज करेंगे दैट विल बी रिसीट्स. रिसीट्स मतलब रिसीव करने को बोलते हैं रिसीट्स. तो रिसीट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज. रेंडरिंग सेल ऑफ गुड्स एंड और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. अगर हम गुड्स सेल करके हमारा जो काम होता है, हमारा काम है लैपटॉप बेचना. हमारा एक कंप्यूटर स्टोर है, बिजनेस है, तो उसमें जो लैपटॉप बेचेंगे, कभी माउस बेचेंगे, कभी कीबोर्ड बेचेंगे, लैपटॉप बैटरीज बेचेंगे, तो उसमें जो पैसे मिलेगा दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू रिसीट्स. एंड रेंडरिंग सर्विसेज, किसका लैपटॉप रिपेयर करेंगे तो सर्विस रेंडर कर रहे हैं. उसमें हम कुछ नहीं बेच रहे हैं, उसको लैपटॉप को क्लीन करके मतलब रीअसेंबल करके देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेंडरिंग सर्विसेज. ये दोनों से अपने बिजनेस के से जो रेगुलर सोर्स ऑफ रिसीट होता है कैश का, वो होता है रेवेन्यू रिसीट. इट इज द अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज. बिजनेस का नॉर्मल कोर्स में जो पैसा आता है, सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो बिजनेस रिसोर्सेज को यूज करके, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट. फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज is revenue receipt. Similarly, interest received, receivable on fixed deposit in a bank is revenue receipt. इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी रेवेन्यू रिसीट होता है. और एफडी पे इंटरेस्ट जो मिलेगा, एफडी आपके मतलब कैपिटल आइटम होता है, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और रेवेन्यू रिसीट है. तो अगर ये रेवेन्यू रिसीट हो गया तो कैपिटल रिसीट क्या है? अमाउंट रिसीट फ्रॉम सोर्सेस दैट आर नॉट रेवेन्यू नेचर, जो इस टाइप का नहीं है, वो होता है कैपिटल रिसीट. कैसे? कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स व्हिच आर नॉट रेवेन्यू रिसीट, ये तो है ही. फॉर एग्जांपल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ओनर्स, ओनर जो पैसा देते हैं बिजनेस को, तो वो होता है कैपिटल रिसीट. रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एटसेट्रा. तो मशीन खरीदेंगे तो हमारा कैपिटल आउटफ्लो होता है. अगर हम मशीनरी बेचेंगे, हमारा काम नहीं है, बिजनेस नहीं मशीनरी बेचने का, बिल्डिंग बेचेंगे, फर्नीचर बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट को डाइल्यूट करेंगे, लोन लेंगे, तो ये होगा कैपिटल रिसीट. दे आइदर इंक्रीज द लायबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स, दस आर नोन एज शोन इन द बैलेंस शीट. इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है. अगर हम एसेट बेचेंगे तो हमारा मशीनरी कम हो जाएगा. अगर हम लोन लेंगे तो हमारा कैपिटल रिसीट होगा, पैसा आएगा, बट लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बढ़ेगा. ये रिसीट के बाद एक्सपेंडिचर, खर्चा. एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स, गुड्स और टेकिंग सर्विसेज. अगर हम मशीन खरीदेंगे तो खर्चा होगा, गुड्स खरीदेंगे बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, स्टॉक खरीदेंगे तो खर्चा होगा. अगर हम सर्विसेज लेंगे, किसको बोलेंगे कि हमारा 5 फैन लगा दो ऑफिस में, 2 एसी इंस्टॉल कर दो, सर्विसेज लेंगे उनका, तो हमें लगाने का खर्चा जो पे करेंगे, फिक्सिंग एक्सपेंडिचर, वो होता है सर्विसेज एक्सपेंडिचर होता है. Expenditure may be categorized into capital expenditure and revenue expenditure. सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स. जो एसेट खरीदते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, ट्रक्स खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं बिजनेस के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर. अमाउंट स्पेंड, पैसे देते हैं, नहीं तो उधार पे लेते हैं फॉर परचेजिंग मशीनरी और एसेट्स. It is an expenditure incurred to purchase fixed assets or improving the existing fixed assets which will increase the earning capacity of the business. आइदर हम मशीन खरीदते हैं, नहीं तो मशीन को मॉडिफाई कर देते हैं,
जो कि ज्यादा कमाएगा, बहुत दिन लाइफ चलेगा, इट विल गिव बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर। तो वो मशीन का वैल्यू बढ़ जाएगा, कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा, रिफर्बिश हो जाएगा, वो बहुत दिन तक चलेगा। तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट मे बी इनकर्ड टू परचेज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, मतलब आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट वगैरह खरीदा, या इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क खरीदा। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी इज परचेज फॉर 5 लाख टू मैन्युफैक्चर गुड्स, ₹5 लाख इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर एटसेट्रा ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, जो कि यूज करने के लिए वो एसेट को कई साल तक, और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होता है, ये एसेट साइड में लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी विद वैल्यूज। और जो आपके इंटेंजिबल एसेट खरीदते हैं, गुडविल, वो भी इधर दिखाते हैं, पेटेंट्स इधर दिखाते हैं, ट्रेडमार्क्स इधर दिखाते हैं, फिर टैली कर देते हैं बैलेंस शीट। देन कम्स योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो खर्चा करते हैं टू जनरेट इनकम, अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू। तो सेल को बढ़ाने के लिए, सेल करने के लिए जो गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, जो सर्विसेज हम देते हैं, ये सर्विसेज लेते हैं, तो उसके लिए हम पैसे पे करते हैं। जो हम पे करते हैं या उधार पर लेते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड, ये दोनों। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। हमने खर्चा किया, द बेनिफिट ऑफ व्हिच इज कंज्यूम्ड और एडजस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। हम जो खर्चा करते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसका बेनिफिट एडजस्ट हो जाता है। इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। ये जो रेवेन्यू हम खर्चा करते हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के अंदर, यूजुअली एक साल होता है एक अकाउंटिंग पीरियड, तो इस डायरेक्टली रिलेटेड होता है। उस पीरियड में हम खर्चा करेंगे तो उसमें सेल्स जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 आर सोल्ड, 10,000 इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अनदर एग्जाम्पल इज 10,000 का गुड्स हमने बेच दी, तो 10,000 इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा करा। बेचा कितने में? गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 80,000, 15,000, 10,000, 9,000। वो प्रॉफिट लॉस अलग बात है। गुड्स कॉस्टिंग मतलब परचेजिंग प्राइस। अनदर एग्जाम्पल इज स्टाफ इज पेड ए सैलरी ऑफ 20,000, इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आज इट इज बेनिफिट्स इज एडजस्टेड विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। जो 20,000 का हमने सैलरी पे करे एम्प्लॉय को, वो इसी अकाउंटिंग पीरियड में खर्चा हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, वेजेस, मेडिसिन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो एक ही बार में, एक ही साल में एडजस्ट हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होता है आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे बनेगा। तो इसका डेबिट साइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू वेजेस, टू रेंट, टू सैलरी, जो हम खर्चा करते हैं, इधर आता जाएगा। तो मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, टू पेट्रोल एक्सपेंसेस, टू ड्राइवर सैलरी, ये सारे इधर ही आता है। डेप्रिसिएशन। अच्छा, इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप में ये ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट में डेबिट होता है, प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में। And in the expenses part of the statement of profit and loss in the case of companies, company form of a business organization में पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में ये P&L अकाउंट बनता है। जब हम लोग बनाते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में कौन से हेड में आता है? इन द एक्सपेंसेस पार्ट, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस पार्ट कंपनी फॉर्म में। इट इज ट्रांसफर टू the debit of income and expenditure account in case of a NPO,
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसका डेबिट साइड पे जाता है वो, इसका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ एनजीओज। देन आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये बढ़िया वाला चीज है, इसको समझो। एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर रिटन ऑफ इन मोर देन 1 ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि 1 साल से ज्यादा तक वो खर्चा का इंपैक्ट रहता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट अप होता है। पेमेंट अभी हो जाता है या बाद में हो, बट राइट अप कई सालों में होगा, मोर देन 1 ईयर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर in nature but is written off or charged to profit and loss account in more than one accounting period because it is estimated that the benefit of such expenditure will be available in more than one financial year। मान लो उसका जो बेनिफिट होगा वो खर्चा का कई साल तक होगा या 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो उसको अगर 2 साल में बेनिफिट मिलेगा 2 साल में डिवाइड करके राइट अप करते हैं। For example, large advertisement expenditure that will give benefit for more than one accounting period is a deferred revenue expenditure, a deferred advertisement expenditure। Suppose आपने 40 लाख खर्चा कर दिया, ₹40 लाख आपने खर्चा करा एडवर्टाइजमेंट, एक नियॉन साइन बोर्ड लगाया, एक कोई ट्रैफिक रेड लाइट पे लगाया जो कि कम से कम 4 साल तक आपको बेनिफिट देगा, 4 इयर्स। तो 40 लाख को 4 इयर्स में डिवाइड करोगे तो आएगा 10 लाख रुपीज, 10 लाख पर ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट अप करेंगे। बाकी फर्स्ट ईयर में 10 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट अप करेंगे, बैलेंस शीट का एसेट में 30 लाख दिखाएंगे। सेकेंड ईयर में दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट अप 10 लाख करेंगे, बैलेंस शीट में 20 लाख। थर्ड ईयर में 10 लाख राइट अप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में दिखाएंगे 10 लाख। फोर्थ ईयर में 10 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट अप कर देंगे, बैलेंस शीट में 0 दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर करते हुए ये खर्चा को दिखाया जाता है। देन एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस, अमाउंट्स पेड और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। एक्सपेंस होता है जो आप जो पैसा खर्च करते हो टू अर्न रेवेन्यू, सेल्स बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए या सेल्स करने के लिए जो खर्चा करते हो, दैट इज एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। Expense is the cost incurred for earning revenue. It is a value which has expired during the accounting period. तो उसी साल के अंदर, उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसका खर्चा निकल चुका है। इट में भी क्या क्या हो सकता है, 1 कैश पेमेंट सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा। सेकेंड राइटिंग अप ऑफ ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन। जैसे ट्रक खरीद लिया 10 साल के लिए 10 लाख का, 1 साल में 1 लाख डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक चार्ज करेंगे, दैट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन। तो वो भी खर्चा है और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंस। एन अमाउंट रिटन ऑफ आउट ऑफ ए करेंट एसेट मे बी बैड डेट, जो पैसा मिलने वाला था वो मिला नहीं, जब पैसे मिलने वाला था वो आपको मिला नहीं, तो उस केस में क्या होगा ना, दैट विल बी एक्सपेंडिचर, वो बैड डेट हो गया। एन अमाउंट रिटन ऑफ आउट ऑफ ए करेंट एसेट में भी बैड डेट। तो जैसे डेटर को आपने बेच दिया गुड्स उधार पे, किसी बंदे को उधार पे बेचते हुए, तो ही इज कॉल्ड योर डेटर्स। डेटर उधार पे खरीदता है हमसे, तो हम उधार पे बेचते हैं। अगर उसने पैसे नहीं दिया, ड्यू टू सम रीजन पैसा डूब गया, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमने 10 लाख इन्वेस्ट करा था और उसका वैल्यू गिर के मार्केट वैल्यू हो गया उसका 8 लाख, तो वो जो डिक्लाइन हो गया 2 लाख, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंस हो गया। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हम बेचते हैं, सपोज ये पेन प्रोडक्शन करते हैं, 15 रुपए इसका कॉस्ट होता है और बेचते हैं 20 रुपए में, ये 15 रुपए ना, इसके ऊपर जो कॉस्ट होता है ये 15 रुपए, ये होता है एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको भी बोलते हैं एक्सपेंस। प्रीपेड यानी एक्सपेंस इज ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है या ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसका डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है
ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या ट्रांसफर होता है, इसका एंटायर जर्नल एंट्री और हर चीज को मैं आपको डिटेल्स में 1 by 1 समझाऊंगा। तो इसके बाद आता है आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंस का प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड होता है आउटस्टैंडिंग होता है, प्रीपेड पहले पे कर देते हैं। तो prepaid expense, now see, prepaid expense paid in the current year but relating to next financial year or years, it is called prepaid। जो इसी साल 2024-25 2024-25 अप्रैल 1 से 31 मार्च तक जो पे होता है, और ये खर्चा 2025-26 में भी चलेगा इसका इम्पैक्ट, और 26-27 में भी चलेगा, ये इसी साल के आगे भी चलेगा। जैसे हमने एडवांस में पे कर दिया, वो बंदा काम करता रहेगा, सैलरी दे दिया 1.5 साल के लिए, इस साल का 1 साल का खर्चा आएगा और बाकी 6 महीने का प्रीपेड हो जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन द करेंट ईयर, इसी साल, बट रेंडरिंग रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स, आने वाले सालों में इसका काम आएगा। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस and the benefit of which will be available in the following year or years। ये इसी साल अप्रैल 1 से अगले साल 31 मार्च के अंदर हमने इसी अकाउंटिंग ईयर में पे करा है, ये इसी साल बेनिफिट देगा, उसको हम प्रीपेड नहीं बोलेंगे। आने वाले साल इसका नेक्स्ट कमिंग ईयर और इसका आगे वाले साल में अगर बेनिफिट देता है तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। For example, insurance premium of 50,000 has been paid for 1 year beginning from October 2023। तो नेक्स्ट ईयर ये 1 अक्टूबर 2023 में अगर हम पे करते हैं 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर कब खत्म होगा, 30/9/2024। ये 1 ईयर के लिए 50,000 पे कर दिया। The financial year ends on 31 March 2024। फाइनेंशियल ईयर बीच में एंड हो जाएगा, 31 मार्च 2024 में एंड होगा फाइनेंशियल ईयर, यानी 6 महीने इधर रहा, 6 महीने इधर को आएगा। ईयर एंड को हमने पे कर दिया अक्टूबर 1 को, नेक्स्ट ईयर सितंबर 30 को ईयर क्लोज होगा। इट मीन्स प्रीमियम फॉर 6 months, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024, इसका नेक्स्ट डे 31 मार्च 24 का नेक्स्ट डे होता है 1 अप्रैल 24। तो उससे 30 सितंबर 6 महीने का आधा साल का प्रीमियम ये प्रीपेड हो जाता है, अमाउंटिंग टू 25,000 इज इन एडवांस। तो 25,000 इस साल खर्चा हो गया, 50,000 से 25,000 रुपए इस साल खर्चा हो गया, ये 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक, और जो 25,000 आधा रह गया अनदर 6 मंथ्स का, वो नेक्स्ट ईयर में एडवांस होगा, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में और अकाउंट ईयर में जाएगा। दिस अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड इन एडवांस 25,000 इज प्रीपेड एक्सपेंस, ये प्रीपेड एक्सपेंस होता है। और आउटस्टैंडिंग मतलब जो खर्चा हमने दिया नहीं, खर्चा कर लिया पैसे नहीं दिया, तो दैट इज व्हाट इज दैट। तो ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। हमने खर्चा कर लिया, हमने मालिक को बुलाया, गार्डनिंग कर लिया और उसको बोला कि पैसे नेक्स्ट ईयर ले जाना, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर बट नॉट पेड। इसी साल खर्चा कर दिया, इनकर कर दिया, पैसे नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ 10,000 फॉर मार्च 2024 इज नॉट एट पेड। लास्ट मंथ का रेंट 10,000 पे नहीं करा। इट मीन्स एक्सपेंस ऑफ 10,000 हैज बीन इनकर्ड एंड इज येट टू बी पेड इन द ईयर 2023-24। That is a liability is established for the amount of 10,000 is outstanding expense rent। outstanding expense बोल सकते हो, outstanding rent बोल सकते हो। It is transferred to the profit and loss account and also shown under the head current liabilities in the balance sheet। इसको balance sheet का current liability में दिखाएंगे। Then revenue होता है, then balance sheet का current liability का head में दिखाएंगे।
देन कम्स योर रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल करने के बाद जो पैसा आता है। रेवेन्यू होता है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश received or receivable, gross inflow of cash received or receivable or other consideration in the normal course of business। हमने जो चीजें बेच के पैसे लिया कोई खर्चा माइनस ना करके, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। पैसे रिसीव कर लिया या रिसीव करेंगे या पैसे के बदले में और कुछ ले लिया, हमने गुड्स सेल किया बदले में रॉ मटेरियल ले लिया, फिनिश्ड गुड्स देके, तो वो होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू इज बेसिकली सेल्स। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशंस अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड फ्रॉम द यूज by others of enterprise resources yielding interests, dividends etc। मतलब जो पैसे कमाते हैं गुड्स बेच के या सर्विसेज देकर, पैसे लेते हैं या लेने वाले हैं या और कुछ चीजें ले लिया, एसेट ले लिया, और वो गुड्स सेल के अलावा भी इंटरेस्ट जो फार्म का एक्स्ट्रा पैसा है उसको लगाकर इंटरेस्ट मिलता है, या एक्स्ट्रा पैसा जो फार्म का सरप्लस मनी होता है, दूसरे कंपनी का शेयर्स वगैरह खरीदते हैं उसमें डिविडेंड मिलता है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू। दस रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज, नॉर्मल कोर्स का बिजनेस में जो पैसे मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। एंड फ्रॉम यूज ऑफ एंटिटीज रिसोर्सेज बाय अदर्स। और कोई हमारा हम एक रियल इस्टेट कंपनी है, तो हमारे कुछ रूम्स हम बनाते हैं बिल्डिंग और बेचते हैं। एक बिल्डिंग एक फ्लैट बना लिया और खाली पड़ा है, उसको रेंट पे दे दिया 2 महीने के लिए, कोई यूज करके कुछ रेंट दिया, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू इनकम। एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स आर फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा। यही जो मिलता है हमारा, हम किसी के गुड्स बेच दिया तो हमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिला कमीशन के हिसाब से, वो हमारा कमीशन इज ऑल्सो रेवेन्यू। रेवेन्यू डिफर्स फ्रॉम इनकम। रेवेन्यू इनकम यानी प्रॉफिट से अलग होता है। इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। मतलब रेवेन्यू होता है सेल, एक्सपेंस होता है खर्चा, ये दोनों का बीच का चीजें होता है रेवेन्यू। ये दोनों के बीच का इनकम डिफरेंस होता है इनकम। रेवेन्यू इज सेल्स, एक्सपेंस इज द खर्चा। तो सेल से खर्चा माइनस करने के बाद आपका इनकम होता है, बट रेवेन्यू का मतलब होता है फर्स्ट वन, ये सेल्स। देन कम्स योर इनकम। ये इनकम को भी आपको समझाता हूं। नाउ सी दिस, देन इनकम देखो, इनकम में एक्सपेंसेस और रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऑफ इनकम होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। मतलब इनकम होता है कमाई, कमाई होता है आपके सेल्स से खर्चा माइनस करके। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इसको बोलते हैं एक साल के अंदर जितना कमाई होगा उसको बोलते हैं इनकम। इन अदर वर्ड्स, इनकम इज द एक्सेस ऑफ सेल ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। इट इज ए ब्रॉडर टर्म देन प्रॉफिट एंड इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज अदर देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनकम में क्या होता है, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है बुक खरीदना बेचना, उसके अलावा अगर कहीं से भी प्रॉफिट आ गया तो वो आपके इनकम में आएगा, और वो प्रॉफिट से बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। प्रॉफिट इनकम के एक पार्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 और सोल्ड फॉर 21,000। 15,000 में खरीदा, 21,000 में बेचा। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 15,000 इज द एक्सपेंस। ये 15,000 एक्सपेंस है। And the sale of goods 25,000 is revenue, 21,000 is revenue.
21,000 रेवेन्यू है, 15,000 एक्सपेंस है। द फार्म ऑल्सो इनकर्ड इंटरेस्ट ऑफ 2,000 ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन द बैंक अर्नड। फार्म ऑल्सो अर्नड, फार्म और 2,000 कमाया, तो रेवेन्यू इनकम होगा आपके रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस 21,000 और 15,000 प्लस अदर इनकम इंटरेस्ट ऑन एफडी 2,000, तो टोटल इनकम होगा 8,000। अगर प्रॉफिट हिसाब करोगे तो 21 माइनस 15, 6,000 इज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट देखो मैं बताता हूं, profit earned from transactions relating to business. Profit means income earned by the business from its operating activities, that is the activities carried out by the enterprise to earn profit. Sale of goods and or rendering of services. आप जो चीजें, मैं एक बुक सेलर हूं, मैं बुक बेचूंगा और बुक खरीदूंगा तभी तो बेचूंगा। बुक खरीद के बेचने में जो गैप आएगा दैट इज कॉल्ड माई प्रॉफिट, खाली बुक से। और मेरे पास पुराना लैपटॉप था, उसका वैल्यू 8,000 है, उसको 10,000 में बेच दी, वो जो 10,000 आया वो प्रॉफिट नहीं है, वो इनकम में आएगा। तो इनकम इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट, प्रॉफिट इज ए स्मॉलर कंसेप्ट। कंटिन्यूइंग द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो पुराना एग्जाम्पल को देखेंगे, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल करा, बुक 21,000 का खरीदा था 15,000 में, प्रॉफिट हो गया 6,000। इसके साथ अगर इंटरेस्ट ऑन एफडी या अदर इनकम ऐड कर देंगे, वो इनकम बन जाएगा। तो प्रॉफिट खाली ये दोनों का डिफरेंस होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड एंड और सर्विसेज रेंडर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो गुड्स हम बेचा है 21,000 में, उसको कितने में खरीदा था। तो दैट प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ये दो पार्ट में आ जाता है, पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट देन नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो चीजें बेचा है उसके साथ जो डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, उसको खरीदने में, उसको पॉलिश करने में, उसको पैकिंग करने में, वो माइनस करके आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, सेल से जो पैसा आया, एंड और सर्विसेज रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्टली जो प्रोडक्शन में और परचेज में इसका इन्वॉल्व होता है, जो आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये चीजें बेचने में ये खर्चा हुआ है, तो उसका डिफरेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंस। मतलब नेट प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल और बाकी अदर इनकम। ये जो नॉर्मल बिजनेस रेवेन्यू होता है, ट्रेडिंग रेवेन्यू, और ये अदर इनकम मतलब जो और बाकी इंटरेस्ट ऑन एफडी, आपके रूम 5 रूम आपने 5 शॉप्स लिया था रेंट पे, एक शॉप और सबलेट कर दिया, तो उसके से जो रेंट आ रहा है, कमीशन आ रहा है, वो सारे ऐड करके उसमें सारे एक्सपेंस माइनस करने में नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंस फ्रॉम द रेवेन्यू एंड अदर इनकम। अदर रेवेन्यू, सेल्स प्लस अदर इनकम, दोनों को ऐड करके उससे टोटल खर्चा माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। It may be calculated by deducting indirect expenses and non-operating expenses from gross profit plus non-operating income. Gross profit और बिजनेस का जो अदर इनकम होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो बिजनेस का नॉर्मल इनकम नहीं है, वो दोनों प्रॉफिट को ऐड करके उससे सारे खर्चा माइनस करेंगे। तो अगर खर्चा माइनस करने के बाद इनकेस टोटल एक्सपेंस आर मोर देन द रेवेन्यू एंड अदर इनकम, इट इज नेट लॉस। और खर्चा आपके रेवेन्यू से और अदर इनकम से ज्यादा हो गया तो आपका नेट लॉस हो गया। और नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल एंड नेट लॉस डिक्रीजेस इट। जब प्रॉफिट होगा ओनर का कैपिटल बढ़ेगा, जब लॉस होगा मालिक का कैपिटल घट जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट के बाद पहले पढ़ा आपने इनकम, देन पढ़ा प्रॉफिट, देन पढ़ो गेन। गेन होता है विंडफॉल।
profit earned from transactions not being business transactions but from transactions in incidental thereto. बिजनेस के साथ है कि इंसिडेंटल हैपनिंग ऐसे हो गया जिसके वजह से ज्यादा पैसा आ गया, दैट इज कॉल्ड गेन. गेन इज इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, मालिक का कैपिटल बढ़ा देता है, रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस अदर देन बिजनेस ट्रांजैक्शंस फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर. इरेगुलर है और नॉन रिकरिंग है, ऐसे यूजुअली ये पैसा आता नहीं है और गलती से आ गया. फॉर एग्जाम्पल आपके लॉटरी लग गया, बिजनेस का पैसे से आपने 50 रुपए का लॉटरी खरीदा था और 5 करोड़ रुपए आपको लॉटरी लग गया. या आपने हॉर्स रेसिंग में, गैम्बलिंग में पैसे लगाए थे जो कि लीगल है, तो और आपका उसमें आप जीत गए, तो दैट इज विंडफॉल गेन. वो यूजुअली बिजनेस में ऐसे होता नहीं है, इरेगुलर नेचर है, तो उसको बोलते हैं गेन. स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज ए प्रॉफिट that arises from transactions which are not the operating. सेल परचेज के साथ रिलेटेड नहीं है. That is business activities of the business are incidental to such as gain on sale of land, machinery और investment. जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता. आपने जमीन खरीदा था बिल्डिंग बनाकर बेचने में, वो जमीन सपोज 100 करोड़ में खरीदा था, उसको बेचने के टाइम पे 500 करोड़ हो गया एक साल के अंदर अंदर, विंडफॉल गेन हो गया. तो जो 400 करोड़ कमाए दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन बोलते हैं उसको. मशीन खरीदा था बिजनेस में लगाने के लिए, एक एक्स्ट्रा मशीन आ गया था, उसको बेच दी, तब तो मार्केट में मशीन का रेट बढ़ चुका है, तो जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो होगा गेन. लाइक शेयर में इन्वेस्टमेंट करा था, आपने बेच दी प्रॉफिट में, तो उसका जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं गेन. देन लॉस होता है जब खर्चा ज्यादा हो जाता है सेल से. एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम. टोटल सेल और अदर इनकम ऐड करके जो आएगा, इससे खर्चा अगर ज्यादा हो गया तो इज लॉस. लॉस क्या होता है? लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू एंड अदर इनकम. सेल और अदर इनकम से खर्चा ज्यादा होगा तो लॉस हो गया. इट डिक्रीजेस ओनर्स इक्विटी. डिक्रीजेस ओनर्स इक्विटी, ओनर का कैपिटल को घटा देता है. इट इज ए ब्रॉड टर्म एंड इंक्लूड्स लॉस इनकर्ड इन ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज, मनी और मनीज वर्थ लॉस्ट अगेंस्ट व्हिच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट. पैसे लगाया, कोई बेनिफिट नहीं मिला. तो एग्जाम्पल गिवन है, कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और अर्थक्वेक वगैरह हो गया तो वो लॉस होता है. तो लॉस नॉर्मल बिजनेस से अदर रीजन से भी होता है. कैश चोरी हो गया, गुड्स चोरी हो गया, तो ये इसको बोलते हैं लॉस, जो आपके खर्चा नहीं निकला. अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जिसको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आगे अकाउंट्स पढ़ने में यही सारे टर्म्स यूज होंगे. डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट, लॉस, गेन, इनकम, ये सारे आएगा. देन कम्स योर परचेजेस. परचेजेस में लिखा है परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स. आप गुड्स खरीदते हो बेचने के लिए जिसको, या उसको मैन्युफैक्चरिंग में लगाने के लिए. रॉ मटेरियल खरीदा, बेच दी. रॉ मटेरियल खरीदा, मैन्युफैक्चर किया चीजें बेच दी, उसको बोलते हैं परचेज. परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. जो गुड्स खरीद के बेचते हो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, वो फॉर मैन्युफैक्चर नहीं करता. और होता है अब रॉ मटेरियल खरीदो, उसको मैन्युफैक्चर करके बेचो. द टर्म परचेजेस इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. परचेज जब हम बोलते हैं, हम कैश देके खरीदते हैं, उधार को खरीदते हैं, दोनों मिला के होता है परचेजेस. Then here comes your purchases return. Return of goods purchased. Goods purchased may be returned to seller for any reason. Say they are defective. Defective हो गया तो खरीद के वापस कर दिया. Goods for return are known as purchase return or returns outward. इसका दो इंग्लिश होता है. जब गुड्स खरीदते हैं, कुछ भी डिफेक्ट निकला या एक्सेस आ गया या बैड क्वालिटी कुछ भी है उसको, तो उसको जब वापस करते हैं उसका दो नाम होता है. एक होता है
परचेजेस रिटर्न और रिटर्न्स आउटवर्ड, बाहर जा रहे हैं, रिटर्न्स इनवर्ड अंदर आ रहे हैं। सेल्स, सेल ऑफ गुड्स, हम गुड्स को जो बेचते हैं, सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, उधार में बेचते हैं, पैसे लेकर बेचते हैं। सेल्स रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न्स इनवर्ड। जैसे परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, जैसे सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न्स इनवर्ड। जैसे परचेज रिटर्न को बोलते हैं परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये क्या है? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसे मिलता है। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मिल गया है, मिलने वाला है, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जो गुड्स बेचते हैं, एंड और सर्विसेज रेंडर्ड और बोथ, जो सेवा देते हैं और दोनों, इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, यानी बिजनेस एक्टिविटीज। इट इज नेट ऑफ अ सेल्स रिटर्न, सेल करा, सेल से रिटर्न जो हो गया उसको बोलते हैं रेवेन्यू। और एग्जाम्पल होगा नेट सेल्स। एग्जाम्पल्स आर नेट सेल्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज रेंडर्ड फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, इंटरेस्ट अर्न एटसेट्रा। तो हम तो गुड्स बनाकर बेचते हैं, हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारा नेट सेल आता है। कई ऑर्गेनाइजेशन खाली सर्विस देते हैं, एक एसी सर्विसिंग कंपनी है, वो खाली लोगों के घर में एयर कंडीशनर सर्विसिंग करते हैं, तो उनका जो रेवेन्यू होता है नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज का, ये सर्विसेज से पैसा आता है। और इंटरेस्ट अर्न होता है, कुछ कंपनी जो बैंक वगैरह वो पैसा ब्याज पे लगाते हैं, उनको इंटरेस्ट आता है। देन कम्स नेक्स्ट ईयर गुड्स। गुड्स मतलब चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं। गुड्स होता है, आपके जो गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल परचेज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तो जो गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, रीसेल के लिए हम जो चीजें खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं गुड्स, और रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। तो हमने लोहा खरीदा, घड़ी बनाया, बेचा, और घड़ी खरीदा बेचा, ये होता है ट्रेडिंग, और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। Goods are items of trade that are purchased or manufactured to be sold. परचेज करके बेचते हैं तो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग फार्म। द टर्म अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग ऑफ द सेल्स। कुछ भी आइटम खरीद के बेचते हैं तो वो सारे परचेज में इंक्लूड होता है, गुड्स में। और परचेज ऑफ ए बिजनेस, पूरा डायरेक्ट बिजनेस ही खरीद लिया, तो बिजनेस खरीद लिया तो गुड्स खरीदने में आता है। और परचेजेस ऑफ ए बिजनेस, कोई भी बिजनेस का सारे परचेजेस जो सेल को अफेक्ट करेगा उसको बोलते हैं गुड्स। स्टेटिंग डिफरेंटली, दे आर द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज। स्टॉक इन ट्रेड मतलब स्टॉक खरीदा, ट्रेड में रखा, बेचेगा। परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद द पर्पस ऑफ सेलिंग, कुछ चीजें को हमने खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रेडिंग फार्म। कुछ चीजों को परचेज, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फार्म। बट द पर्पस इज टू सेल, ये गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बेचते हैं, मैं खरीदते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं। फॉर एन एंटरप्राइज डीलिंग इन होम अप्लायंसेस सच एज टीवी, फ्रिज एटसेट्रा, एसी एटसेट्रा आर गुड्स, एंड फॉर ए स्टेशन और स्टेशनरी इज गुड्स। फॉर ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर ट्रेडर, लैपटॉप इज ए गुड्स। तो नेक्स्ट होता है स्टॉक और इन्वेंट्री। क्या है इन्वेंट्री? गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट डेट और एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो गुड्स रह जाता है उसको बोलते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री इज ए करेंट एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस or for the purpose of using it in the production of a goods meant for sale। हम स्टॉक रखते हैं, खरीदते हैं और उसको बेचते हैं,
नहीं तो खरीद के मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं और वो सेल करने में यूज होता है। स्टॉक और इन्वेंट्री में भी ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री इज द स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो अप्रैल 1 सपोज अकाउंटिंग ईयर बिगिन होता है, तो उसी दिन का जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। पिछले साल का एंड में जो था 31 मार्च को, इस साल का अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग में, तो आपके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक उसका उल्टा होता है। क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। वो एंड ऑफ द ईयर को जिस दिन बैलेंस शीट बन रहा है उस दिन पड़ा हुआ है। स्टॉक और इन्वेंट्री में बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। स्टॉक कितने टाइप का होता है? 1, स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। स्टॉक और गुड्स और इन्वेंट्री इज द केस ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न कंप्राइजेस स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। ट्रेडिंग फार्म का धंधा होता है, गुड्स खरीदा और उसको बेच दी। जैसे ट्रेडर्स होते हैं, 10 रुपए का मिक्सचर ग्राइंडर खरीदा 10,000 का, 15,000 में बेच दी। तो जो मिक्सचर ग्राइंडर पड़ा होता है अपने पास, वो होता है स्टॉक। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इट कंप्राइजेस ऑफ प्रोसेस्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो प्रोसेस गुड्स मतलब ग्राइंडर बना के रखा हुआ है बेचने के लिए, वो प्रोसेस हो चुका है। इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। तो आपके पास 10 मिक्सचर ग्राइंडर है, मिक्सचर ग्राइंडर जो आप बेचते हो 10, तो एक का कॉस्ट है 10, कॉस्ट प्राइस इसका 10,000 है एक को, और इसका सेलिंग प्राइस है, रियलाइजेबल प्राइस है एक को 15,000 है। तो आपका स्टॉक वैल्यूएशन होगा 10,000 इंटू 10 1 लाख, 15,000 इंटू 10 1.5 लाख। हुई एवरेज लेस, तो 1 लाख 1 लाख कम है। तो स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस हुई एवरेज लेस, जो कम है उससे वैल्यूएशन किया जाएगा। देन कम्स योर स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। वो था फिनिश्ड गुड्स का, जो कि बन गया है, बन चुका है और बेचने के लिए रखा हुआ है। इट कंप्राइजेस, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है, इट कंप्राइजेस द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइंग अनयूज्ड। जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा, अब प्लास्टिक खरीदा, उसमें ग्राइंडर बनाओगे, मिक्सचर ग्राइंडर, तो वो जो रॉ प्लास्टिक खरीदा है वो आपके स्टोर में पड़ा है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक ऑफ अ क्लॉथ टू बी यूज्ड फॉर स्टिचिंग शर्ट्स। आपने कपड़े खरीदा, शर्ट बनाओगे, जो क्लॉथ आपके स्टोर में पड़ा है दैट इज स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है मार्केट वैल्यू, वो कपड़े को मार्केट में बेचने में कितने मिलेगा और आपने कितने खरीदा था, कितने में। व्हिच एवरेज लोअर, इट इज वैल्यूड एट दैट। आपने खरीदा था एक वो कपड़े को 10 लाख में, मार्केट में बेचने में 12 लाख मिलेगा, तो 10 लाख होगा कॉस्ट प्राइस, और वो कॉस्ट प्राइस में स्टॉक वैल्यूएशन होता है। व्हिच एवरेज लेस, दोनों में जो कम। देन एक थर्ड टाइप का स्टॉक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। काम प्रोग्रेस पे है, काम आधा बना हुआ है। इट इज ए स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश्ड। आधा काम हुआ है या कुछ पोर्शन हुआ है। दे आर पार्टली फिनिश्ड गुड्स, गुड्स पूरा नहीं हुआ है। मिक्सर आधा बन रखा है, मिक्सर ग्राइंडर, उसके अंदर मशीन फिट होगा और स्विच लगेंगे, बाकी बॉडी वगैरह बन गया है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज वैल्यूड एट एन एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स और कॉस्ट्स, पावर, फ्यूल एटसेट्रा। इसका वैल्यूएशन होता है जितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है, जितना डायरेक्ट लेबर यूज हुआ है, जितना और प्रोडक्शन में जितना खर्चा है, सब मिला के जो हुआ है दैट इज कॉल्ड, उस पर जो पावर, फ्यूल, रेंट, ये सिक्योरिटी चार्जेस, ये सब मिला के उसका वैल्यूएशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बनाया हुआ स्टॉक। देन नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडिंग ट्रेड रिसीवेबल, and this is today end of the class. Today we studied about these concepts.
आप इसको बार बार सुनने में, देखने में, पढ़ने में आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। एंड थैंक यू टीम एजुकेट।